जबलपुर जंगल में पीलू चिड़िया अपने पिता बबलू के साथ रहा करती थी। बबलू पीलू के विवाह के लिए बहुत चिंतित रहते थे। वो बार बार पीलू से कहते थे, अरे पीलू, तेरी शादी करनी है, मैं तो अब बुढ़ा हो चला हूँ। पीलू उनसे कहती है, पिताजी, जब कोई सही लड़का मिलेगा तो मैं उससे शादी कर लूंगी, आप चिंता मत करो। पीलू के पिताजी का मेहंदी बनाने का काम था। वो अपने घर के पीछे में मेहंदी के पौधे की उगाई करते थे और उससे वो सुखा कर मेहंदी बनाया करते थे। उनकी नेचुरल मेहंदी लोगों को बहुत पसंद आती थी। पीलू उस मेहंदी को ले जाकर बेचती थी और लोगों को मेहंदी की डिजाइन बना के भी देती थी। पीलू की डिजाइन पक्षियों को बहुत पसंद आती थी। बबली चिड़िया पीलू की तारीफ करते हुए कहती है, वाह पीलू, तूने इतनी अच्छी सुंदर डिजाइन बनाई है कि शादी में सब मेरे ही हाथ को देख रहे थे। हाँ बबली दीदी, क्यों नहीं, आखिर तुम मेरे से मेहंदी लगवाने आई थी तो मुझे तो इतनी सुंदर डिजाइन बनवानी ही थी कि सब तुम्हारी तारीफ करें। वैसे तुम शादी में सबसे सुंदर दिख रही थी, दुल्हन से भी सुंदर। वे दोनों हंसने लगती हैं। लेकिन पीलू के व्यापार में कालू कौए की नजर थी। कालू कौआ आर्टिफिशियल ज्वेलरीज बेचा करता था। वो पीलू की दुकान से बहुत चिढ़ता था क्योंकि पीलू सबसे अच्छे से बात करती थी और उसके पिताजी की भी बहुत इज्जत थी। अरे ये पीलू मेहंदी ही तो लगाती है लोगों के हाथों में, इसमें इतना खुश होने की क्या बात है। मेरे पास इतनी सुंदर सुंदर लिपस्टिक हैं, चूड़ियां हैं, नेल पॉलिश है, आईलाइनर है, लेकिन हर कोई इसकी इस 2 कौड़ी की मेहंदी से ही खुश होते हैं। मुझे इसकी कोई काट निकालनी पड़ेगी, नहीं तो ये मेरे धंधे को ऐसे ही नुकसान करती रहेगी। कालू अपनी पत्नी सुंदरी से बोलता है, अरे सुंदरी, कुछ बता, तू तो औरत है। ये पीलू की मेहंदी इतनी बिकती है, मेरे सामान नहीं बिकते हैं। देखो जी, पीलू की काट एक ही है, आप शहर से रेडीमेड मेहंदी बनाने की मशीन ले आएं, उससे औरतों के हाथ में तुरंत मेहंदी बन जाएगी और लोग मेहंदी को 2-2 घंटा 4-4 घंटा लगा के सुखाने की झंझट से बच जाएंगे। इससे पीलू का धंधा चौपट हो जाएगा। कालू को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है, वाह सुंदरी, तू तो मुझसे भी ज्यादा चतुर निकली। अगले दिन शहर से कालू रेडीमेड मेहंदी बनाने की मशीन लेकर आता है और अपनी दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा देता है जिसमें लिखा होता है, रेडीमेड मेहंदी सिर्फ 2 मिनट में सूखने वाली। कालू भैया, क्या ये मेहंदी सच में 2 मिनट में सूख जाएगी? हाँ मैडम जी, ये सिर्फ 2 मिनट में सूखेगी और 2 हफ्ते तक रहेगी। कालू की मार्केटिंग के कारण वहाँ पर बहुत सारी औरतें आ जाती हैं और सच में उनकी मेहंदी 2 हफ्ते तक टिकी रहती है, जो कि सिर्फ 2 मिनट में लग जाती है। पीलू जब देखती है तो वो सोचती है कि ये तो सिर्फ एक स्टिकर जैसा है जिसमें हाथ डालते ही उनकी मेहंदी छप जाती है। पीलू की दुकान का नुकसान होने लगता है। उसके पिताजी उससे कहते हैं, अरे पीलू, ले दे के हमारे पास एक ही तो काम था, वो भी कालू ने छीन लिया। अब हमारा गुजर बसर होना बहुत मुश्किल है। मुझे अब ये मेहंदी की खेती बंद कर देना चाहिए। पीलू कहती है, नहीं पिताजी, ये मेहंदी नेचुरल है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। मेरा आज काम नहीं जम रहा है, लेकिन देखना, कुछ दिनों बाद वो केमिकल से बनी हुई मेहंदी से लोगों के जब हाथ खराब होंगे तब उन्हें समझ में आएगा। अरे आजकल किसी को कुछ समझ में नहीं आता है बेटी, तू बहुत सीधी सादी है। लेकिन पीलू को अपने पर पूरा विश्वास था। कुछ दिनों बाद कालू की दुकान पर औरतें जमा हो जाती हैं और वे सब उस पे गुस्सा करती हैं और कहती हैं, अरे कालू भैया, ये क्या बकवास हमारे हाथ में लगा दिए, देखो ये तो हमारे हाथ से हट ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ जल गए हैं। उसे देखकर कालू चौंक जाता है। तभी दूसरी चिड़िया उस पर चिल्लाने लगती है, कालू भैया, मेरी बेटी को आपने मेहंदी लगाई, उसके हाथ देखो कैसे जल गए हैं, ये क्या सत्यानाशी रेडीमेड मशीन लेके आए हो। उन चिड़ियों के पति वहाँ पर आ जाते हैं और कालू से धक्का मुक्की करने लगते हैं। कालू घबरा कर अपनी दुकान तुरंत बंद करके वहाँ से भाग जाता है। हे भगवान, ये किस मुसीबत में पड़ गया मैं। और अब वापस सब लोग पीलू के पास आते हैं। पीलू नेचुरली मेड मेहंदी से सबके हाथों में सुंदर डिजाइन बना देती है। थोड़े समय बाद उन सभी चिड़ियाओं का हाथ ठीक हो जाता है। अब कालू अपनी
रेडीमेड मेहंदी बेचना बंद कर चुका होता है और पीलू की ऑर्गेनिक मेहंदी, नेचुरल मेहंदी फिर से चलने लगी। सरसपुर गांव में पीलू अपने बेटे टिल्लू के साथ रहती थी। वो चौक में चाय पकौड़ी बेचा करती थी। टिल्लू स्कूल में पढ़ाई करता था। कुछ दिन पहले ही पीलू के पति बबलू का देहांत हो गया था। टिल्लू का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसकी अच्छी विद्या प्राप्ति के लिए पीलू सरस्वती देवी की पूजा किया करती थी। ऐसे ही एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल बबली मैडम पीलू को स्कूल में बुलाती है। क्या बात है प्रिंसिपल मैडम जी, आपने मुझे बुलाया? पीलू जी, आपका बेटा स्कूल में मेहनत नहीं करता है। वो ज्यादातर ड्राइंग ही करता रहता है। उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन ही नहीं लगता है। ऐसे में वो एग्जाम्स में फेल हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि टिल्लू को मेरे जैसी गरीबी देखने को मिले। मैं सरस्वती देवी से प्रार्थना करती रहती हूँ कि उसे सद्बुद्धि दे। घर में पीलू टिल्लू से बात करती है। टिल्लू बेटा, मैं तेरे लिए चौक में खड़ी और चाय पकौड़ी बेचती हूँ और तू है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं करता है तो बेकार में ड्राइंग करता रहता है। ऐसे तो तेरे भविष्य कैसे संभलेगा? माँ, मुझे ड्राइंग में फुल मार्क्स मिलते हैं। बाकी आप फिक्र मत करो, मैं एग्जाम पास कर लूँगा। लेकिन तू ड्राइंग करता ही क्यों है? पढ़ाई में ही ध्यान क्यों नहीं देता है? पढ़ाई में ही ध्यान रख, बाद में ड्राइंग करते रहना। तू भी मेरी तरह सरस्वती माँ जी से प्रार्थना किया कर। ठीक है माँ। टिल्लू अपनी माँ का कहना मान जाता है। वो पूरी श्रद्धा के साथ सरस्वती जी की पूजा करने लगता है। उन्हें सफेद फूल अर्पित करता है और खुशबूदार अगरबत्ती से पूजा करता है। पीलू ये देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन कुछ ही दिनों में वो देखती है कि टिल्लू और भी ज्यादा टाइम ड्राइंग बनाने में देने लगा। हे सरस्वती माता, ये लड़का तो और भी कलाकारी में जाने लगा है, ना कि पढ़ाई की तरफ लगता है। मेरी पूजा बेकार ही चली गई। मेरी भक्ति में ही कोई कमी रह गई होगी। ये टिल्लू भी लगता है आपसे पढ़ाई छोड़कर कुछ और मांग रहा है। अगर ये पढ़ाई करके आगे नहीं बढ़ा तो इस गरीबी में तो हम बर्बाद हो जाएंगे। पीलू बहुत उदास हो जाती है। वो टिल्लू पर बहुत गुस्सा करती है। टिल्लू, तेरी इतनी हिम्मत कि तू पढ़ाई लिखाई छोड़कर ये ड्राइंग करता रहता है। मैं खून पसीना एक करके तुझे पढ़ा रही हूँ, तेरे लिए सरस्वती माँ से प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन तेरा कारण मेरी पूजा भी फेल हो गई। अब तू भी स्कूल में फेल हो जाना। मैं तेरी ये ड्राइंग्स जलाकर राख कर दूंगी। लेकिन माँ, एक बार देखो तो मैं ड्राइंग में और भी अच्छा हो गया हूँ। मैं अब किसी की भी ड्राइंग उसके जैसा ही बना लेता हूँ, एकदम फोटोग्राफ की तरह। स्कूल में कंपटीशन है, उसमें अगर मैं जीत गया तो मुझे विदेश जाकर पढ़ने का मौका मिलेगा। मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। तभी वहाँ पर सरस्वती देवी प्रकट होती है। रुको पीलू, मैं तुम्हारी और टिल्लू की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मेरी ही आशीर्वाद से टिल्लू की ड्राइंग इतनी अच्छी हो गई है। आखिर कलाकार होने भी एक विद्या ही है। मेरे आशीर्वाद से ही इसके अंदर कलाकार भी पैदा हुआ है। अब ये अपनी ड्राइंग की वजह से बहुत तरक्की करेगा। मेरा आशीर्वाद है। माँ, आप कितनी दयालु है। आपकी जय हो। मैं अब से टिल्लू को कभी बुरा नहीं कहूँगी। माँ, आपके आशीर्वाद के लिए बहुत धन्यवाद। आपकी जय हो। और फिर इस तरह से टिल्लू अपनी मेहनत और कलाकारी के कारण स्कूल में जीतता है और उसे विदेश जाने का मौका मिल जाता है। कुछ ही समय में वो बहुत पैसे कमाने लगता है। उसके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इस तरह से सरस्वती माता की आशीर्वाद और अपनी मेहनत के बल पर टिल्लू अपनी माँ पीलू के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। बेलापुर जंगल एक पहाड़ी इलाका था और वहाँ पर स्ट्रॉबेरी की खेती बहुत अच्छे से होती थी। वहाँ पर विदेशी और दूसरे जंगल के पक्षी भी स्ट्रॉबेरी खरीदने के लिए आते थे। यहाँ पर कालू कौवा लालची किसान था। वो अपने फायदे को पूरा करने के लिए कुछ भी करता था, जबकि पीलू चिड़िया अपने स्ट्रॉबेरीज ईमानदारी के साथ उगाती थी और बाजार में बेचती थी। स्ट्रॉबेरीज ले लो, स्ट्रॉबेरीज, मीठी मीठी स्ट्रॉबेरीज। ऐसे पीलू अपनी स्ट्रॉबेरी बेचती रहती है। ये पीलू बहुत शोर करती है, चुपचाप नहीं बेचती है। वो पीलू थोड़ा धीरे आवाज लगाओ ना।
कालू भैया, मैं तो ऐसे ही आवाज लगाकर स्ट्रॉबेरी बेचूंगी। आपके पास बहुत बड़ा स्टॉक है, मेरे पास कम है, मुझे तो ऐसे ही बेचना पड़ेगा। तुम ऑर्गेनिक खेती करके उगाओगी तो कहाँ से स्टॉक होगा तुम्हारे पास? इस तरह से कालू केमिकल से स्ट्रॉबेरीज पकाता था और उन्हें बेचा करता था। उसके घर में केमिकल से स्ट्रॉबेरीज बहुत जल्दी पक जाते थे। एक दिन जंगल की सबसे अमीर चिड़िया बबली सेठानी पीलू की दुकान में पहुंचती है। पीलू चिड़िया, मैं विदेश जा रही हूँ, मुझे कल तक 20 सूटकेस भर के स्ट्रॉबेरीज चाहिए। मुझे बहुत खुशी होगी बबली जी आपको 20 सूटकेस स्ट्रॉबेरीज देने में, लेकिन परसों तक मैं आपको नहीं दे सकूंगी। मैं ऑर्गेनिक खेती करती हूँ ना। एक दिन मुझे और आप दोगे तो मैं आपको 20 क्या 25 सूटकेस दे दूंगी। ठीक है, मैं देखती हूँ, कोई और मुझे दे देते तो। बबली मैडम जी, मेरी दुकान में आइए, आपको 20 सूटकेस तो क्या 30 सूटकेस भर के भी स्ट्रॉबेरीज दे सकता हूँ। स्ट्रॉबेरी कल के कल ही आपके बंगलों में पहुँच जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर मुझे कुछ भी क्वालिटी में गड़बड़ मिली तो मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगी। आप बेफिक्र रहिए मैडम, मुझे 50% एडवांस दे दीजिए। इसके बाद कालू को एडवांस मिल जाता है और वो भागकर अपने घर जाता है। उसके पास 20 बोरी कच्ची स्ट्रॉबेरीज होती है। इतने सारे स्ट्रॉबेरीज को रातों रात पकाना पड़ेगा। कल अगर स्ट्रॉबेरीज नहीं पके तो बबली मैडम मेरी धुलाई कर देगी। फिर कालू कच्ची स्ट्रॉबेरीज पर केमिकल डाल देता है। कालू बहुत खुश होता है कि उसने पीलू को मात दे दी और इतना बड़ा ऑर्डर बबली सेठानी का पूरा किया। अब मजा आएगा, पीलू की दुकान नुकसान में चल जाएगी और मैं ऐसी ही अमीर अमीर चिड़ियों का ऑर्डर लेकर पूरा करता रहूंगा और जल्दी से करोड़पति बन जाऊंगा। अगली सुबह कालू स्ट्रॉबेरीज को देखता है, पूरी 20 सूटकेस स्ट्रॉबेरीज पक चुकी थी। वाह, अब तो मुनाफा होगा ही होगा। कालू स्ट्रॉबेरीज को एक गाड़ी में भरकर बबली के बंगलो में जाता है। कालू जब बंगलो पहुंचता है तो वहाँ पर बबली के कुछ मेहमान आए हुए थे। बबली मैडम, आप अपने मेहमानों को भी स्ट्रॉबेरी खिलाकर देखिए, ऐसी स्ट्रॉबेरीज इन्होंने कभी नहीं खाई होगी। बबली तुरंत ही मेहमानों को खाने के लिए स्ट्रॉबेरीज देती है। जैसे ही उसके मेहमान स्ट्रॉबेरीज खाते हैं, अचानक से एक मेहमान की तबीयत खराब हो जाती है। अरे, ऐसे कैसे हो गया? गार्ड्स, कालू को पकड़ो और स्ट्रॉबेरीज को लैब में टेस्ट के लिए भेजो। अरे, ऐसा कैसे हो गया? मैं तो इतने सालों से केमिकल से स्ट्रॉबेरी पकाता आया हूँ। आपका इतना बड़ा ऑर्डर था, थोड़ा ज्यादा केमिकल्स डाल दिया। केमिकल से स्ट्रॉबेरी पकाते हो? इससे अच्छा होता कि मैं पीलू से स्ट्रॉबेरीज खरीद लेती, लेकिन तुम्हारे कारण मेरे मेहमान की तबीयत खराब हो गई है। अब तुम्हें मैं मिलावटी के जुर्म में जेल भेजूंगी। फिर इसके बाद कालू की खूब पिटाई होती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। बबली सेठानी पीलू की दुकान पर जाती है। पीलू, मुझसे गलती हो गई, मैं ज्यादा क्वांटिटी के कारण मिलावटी स्ट्रॉबेरीज खरीद कर ले गई उस मिलावटखोर कालू से। अब तुम मुझे जितनी हो सके ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरीज दो, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दे दूंगी और हाँ, आगे से तुमको ही ऑर्डर दूंगी। मैडम जी, मैं आपको ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरीज दे दूंगी पूरी ईमानदारी से। आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरी दुकान से स्ट्रॉबेरीज खरीदेंगी। फिर पीलू से स्ट्रॉबेरीज बबली और उसके विदेशी रिश्तेदारों को बहुत पसंद आते हैं और पीलू को बबली और भी ऑर्डर देती है। इस तरह से कालू अपने लालच के कारण जेल चला जाता है और पीलू अपनी ईमानदारी के कारण अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगती है। नंदन नगर के जंगल में पीलू अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी मजदूर था और पीलू चाकी की दुकान चलाती थी। दोनों सीधे साधे गरीब थे, लेकिन दुर्गा जी की भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। दोनों पति पत्नी एक साथ दुर्गा जी की पूजा करते थे और उन्हें लाल चुनरी और अच्छे स्वादिष्ट फलों का भोग लगाते थे। एक दिन बंटी मजदूरी के लिए जाता है तो कालू ठेकेदार उसे कहता है, सुना बंटी, कल से मेरे पास काम पर नहीं आना। मैंने जेसीबी खरीद लिया है। अब से मुझे तुम मजदूर
सिंदूर की जरूरत नहीं रहेगी। कालू ये सुनकर उदास हो जाता है। इधर पीलू की दुकान में उसका दुकान का मालिक आता है। पीलू, मैं ये दुकान बेच रहा हूँ, अब इस दुकान को तुम खाली कर दो। और पीलू की दुकान भी उससे छीन जाती है। बंटी जी, ये हमारे घर में कैसी मुसीबत आ गई है। मेरी दुकान बंद हो गई और आपका काम चला गया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पीलू, माँ दुर्गा पर हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए। मैं अपने भाई टिल्लू से कुछ रुपए मांग कर लाता हूँ। ठीक है जी, टिल्लू भैया हमारी मदद कर दे तो अच्छा रहेगा। फिर बंटी टिल्लू के पास जाता है और उससे पैसे मांगता है। भैया, मैं आपको पैसे दे देता, लेकिन मेरे पास खुद ही पैसों की कमी है, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं टिल्लू। बंटी को कोई उधार नहीं देता है और ना ही कोई काम दे रहा था। पीलू भी यहाँ वहाँ काम के लिए भटक रही थी, लेकिन उसको भी कोई काम नहीं मिल रहा था। माँ, हम दोनों पति पत्नी अचानक से बेरोजगार और गरीब हो गए हैं। दिन रात काम ढूंढते रहते हैं और इसी वजह से आपकी पूजा अच्छे से भी नहीं कर पा रहे हैं। हमें माफ कर दीजिए माँ, ये आप कैसी परीक्षा ले रही है हमारी। तभी वहाँ दुर्गा माँ प्रकट होती है। बेटी पीलू, तूने मेरी भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं तुम लोगों की परीक्षा ले रही थी, लेकिन तुम डर मत, मैं तेरी दुखों को दूर करने आई हूँ। हे माँ, आप ही हमारी शक्ति है। आपकी भक्ति में हम लगे रहे और आपकी सेवा पूजा होती रहे, बस यही आशीर्वाद दीजिए। हाँ बेटी, मेरी आशीर्वाद है। मैं तुझे बांस के बर्तन बनाना सिखा दूंगी। ये ऐसा बर्तन है जो कोई नहीं बना सकता। बेटी, तूने और बंटी ने सिर्फ मुझ पर आश्रित रहे हो, ये उसी की आशीर्वाद है। माँ, आपकी जय हो, जय हो, जय जय हो। दुर्गा जी के आशीर्वाद से पीलू को बांस की बर्तन बनाने की कला आ जाती है। पीलू पूरी बात बंटी को बता देती है। माँ ने तुम्हें आशीर्वाद दी पीलू, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। माता रानी की जय हो। फिर दोनों पति पत्नी जंगल जाकर अच्छे अच्छे बांस इकट्ठा करके लाते हैं और माता के आशीर्वाद से पीलू उनसे एक से बढ़कर एक बर्तन बना लेती है। बंटी देखता ही रह जाता है। इस बर्तन में माता रानी दुर्गा जी को हम भोग लगाएंगे, उसके बाद ही हम अपनी बांस की बर्तन की दुकान खोलेंगे। पीलू बंटी दुर्गा जी को भोग लगाकर अपने घर के बाहर बर्तन बेचने लगते हैं। पीलू, तुमने तो बहुत ही नायाब बांस के बर्तन बेच रही हो, कहाँ से लाई हो इन्हें? ये बर्तन मैं माँ दुर्गा जी के आशीर्वाद से मैं खुद बनाई हूँ। तुम खुद से बनाई हो? मैं तो तुम्हारी फैन हो गई हूँ। माता रानी की जय हो। मुझे अब डिनर का सेट दे दो पीलू। पीलू के बांस के बर्तन तो फेमस होने लगते हैं। तभी सुंदरी आती है। पीलू, तुम्हारे बांस के बर्तनों के बारे में बहुत सुनी है, ये तो बहुत सुंदर है और सस्ते भी है, मुझे भी कुछ सेट पीस दिखाओ। पीलू अब बहुत अच्छे से मुनाफा कमाने लगती है। अब दोनों पति पत्नी माता रानी की बहुत अच्छे से पूजा अर्चना और सेवा करते हैं और प्रसाद गरीबों में बांट देते थे। दोनों बहुत मेहनत और पूरी ईमानदारी से बांस के बर्तन बनाने और बेचने का काम करते थे और फिर माता रानी की सेवा पूजा करते हुए दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। साधुपुर नाम के गांव में सिंदूर नाम का एक लड़का रहता था। वह देखने में बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी एक आदत खराब थी कि वह खाना खराब करता था। वह ज्यादा खाना लेकर खाना फेंक देता था। कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई। वह घर जमाई बन गया। उसके ससुर ने उसको तिजोरी की चाबी और बाकी सभी जिम्मेदारी सौंप दी और बोले, मैं अभी तक अच्छे से कारोबार चलाता आया हूँ, अब तुम्हें इन सब को कारोबार की जिम्मेदारी को निभाते हुए कारोबार चलाना है। सिंदूर ने अपनी ससुर की बातों को कबूल किया। सिंदूर इसके बाद अपने पत्नी को बार बार कभी खाना, कभी चाय और कभी नाश्ता करवाते सताते रहता था। अब उसकी ससुर को इसके बारे में पता चला तो वह सिंदूर को बोले, तुम्हें दिन भर में जो चाहिए एक बार में क्यों नहीं बोल देते? तो सिंदूर उदासी से कहता है, मैं तो एक साथ बोलता हूँ, लेकिन वो कम पड़ जाता है।
सिंदूर के ससुर ने इसके बाद पकाया हुआ खाना कहाँ जाता है इसकी पता लगाने के लिए रसोई में थोड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ दिन रसोई में देखने पर उनको पता चला कि सिंदूर की मांग के अनुसार ज्यादा खाना बनता और वह पूरा न खाने की वजह से बहुत सारा खाना फ्रिज में पड़ा रहता था। इसको देख के चिंतित ससुर सिंदूर को खाने की अहमियत के बारे में सिखाने की ठान ली। एक दिन उन्होंने सिंदूर को बुलाकर कहा, हमारे पहले वाले नौकर के बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वहाँ जाना है, क्या तुम भी चलोगे? सिंदूर भी अपने ससुर के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अपने नौकर की बस्ती में जाकर सिंदूर के ससुर ने कहा, मैं अभी रास्ता पूछ कर आता हूँ। इसके बाद सिंदूर वहीं खड़ा रहा। सिंदूर ने एक घर के अंदर झांक कर देखा तो एक छोटा बच्चा भूख के कारण रो रहा था। उसकी माँ ने अपने अनाज के सारे डिब्बे बर्तन देखे लेकिन वो खाली थे। यह देखकर सिंदूर को रोना आ गया। कुछ देर बाद उसके ससुर आए और उसको अपने नौकर के घर लेकर गए। नौकर के घर जाने पर उसका लड़का बीमार लेटा हुआ था। जब सिंदूर के ससुर ने बीमारी का कारण पूछा तो नौकर ने कहा, ये घर से बचा हुआ भोजन लेकर खाया था, लेकिन उसको नहीं पता था कि वह खाना खराब था। उसको खा के बेटे की तबीयत खराब हो गई है। यह कहकर वह रोने लगा। कुछ देर के बाद सिंदूर और उसके ससुर अपने घर आ गए। घर आने पर सिंदूर अपने ससुर के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए आंख में पानी भर लेता है। जब उसकी ससुर ने कारण पूछा तो सिंदूर कहता है, मैं खाने को कितना बर्बाद करता था और किसी को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। अब के बाद मैं खाने को कभी बर्बाद नहीं करूंगा। सिंदूर को खाने की कीमत महसूस होने पर उसके ससुर खुश हो जाते हैं और सिंदूर ससुर से कहता है, हमें अन्न को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके प्रायश्चित के लिए मैं अपनी हैसियत के हिसाब से हर दिन अन्नदान का बीड़ा उठाता हूँ। कहते हुए प्रसन्नता से अपने घर के पास के मंदिर जाके अन्नदान पे जुट जाता है।